हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सीडीपी का आगे का वीडियो यहाँ से कंप्लीट करते हैं। जो पिछली वीडियो में हमने कुछ पढ़े थे, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जा कर के आप पीछे का वीडियो देख लें। फिर हम उसी के आगे के ये कुछ पीडीएफ बचे थे उसको हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो ये सब इम्पोर्टेंट हेडिंग है, इसको केवल समझना है, जो किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है और ये सब समझने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को आप जब बार बार देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पाठ का सार क्या होता है। पाठ का सार होता है कि पाठ को भली भांति समझने के बाद पाठ के अंत में प्रयुक्त केवल महत्व की बातों का उल्लेख पाठ का सार कहलाता है। मतलब पाठ का सार ये कहलाता है कि पाठ को भली भांति समझने के बाद पाठ के अंत में पाठ में प्रयुक्त केवल महत्व की बातों का उल्लेख पाठ का सार कहलाता है। प्राकृतिक विधि क्या होती है, मतलब कि इस विधि के अंतर्गत क्या होता है। मतलब यह विधि उस प्रक्रिया का आधार है जिससे गुजर करके मातृभाषा ग्रहण की जाती है। मतलब प्राकृतिक विधि एक ऐसी विधि होती है जिसके अंतर्गत हम मातृभाषा को सीख सकते हैं। और यह विधि द्वितीय भाषा के मौलिक और ये भाषा द्वितीय भाषा के मौखिक ये दूसरी भाषा के मौखिक रूप पर अधिक बल देता है और अपेक्षा करती है कि विद्यार्थी सुनने और बोलने की कुशलता में दक्ष हो जाए। मतलब प्राकृतिक भाषा क्या होती है, एक ऐसी विधि है जिससे गुजर करके मातृभाषा को ग्रहण किया जाता है और ये विधि द्वितीय भाषा के मौलिक रूप पर अधिक बल देता है और अपेक्षा करती भी है कि विद्यार्थी सुनने और बोलने की कुशलता में दक्ष होगा। अच्छे संसाधन गैर पारंपरिक संसाधन क्या होते हैं। अच्छे संसाधन और गैर पारंपरिक संसाधन क्या है, तो इसी संसाधन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे नवीकृत संसाधन भी कहते हैं। तो ये नाम परिवर्तित है और ये बदल के नाम आते रहते हैं, जो बहुत ही जरूरी है जानना। अच्छे संसाधन, गैर पारंपरिक संसाधन और इसे ही नवीकृत संसाधन कहते हैं। ये संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, वे नवीकरणीय संसाधन या गैर पारंपरिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि मृदा, जल, सूर्य, सौर ऊर्जा, पवन, ज्वारीय ऊर्जा। इसमें परमाणु ऊर्जा इसके अंतर्गत नहीं आता है। भूतापीय ऊर्जा, वन, पहाड़ भी नहीं आता है। वन्य जीवन, वायुमंडल संसाधन, ये सब नवीकृत संसाधन है जिसका उपयोग हम बार बार करने के बाद भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसे नवीकृत संसाधन कहते या नवीनीकृत संसाधन कहते हैं। गैर नवीनीकृत या गैर नवीकरणीय संसाधन क्या हैं, इसे हम पारंपरिक संसाधन भी कहते हैं। जिन संसाधनों को या जिन स्रोतों को नष्ट किए जाने के बाद उन्हें बदला या पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं या उन्हें हम पारंपरिक संसाधन भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, तेल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, पहाड़, एलपीजी, बैटरी, सेल, गैस, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी है परमाणु ऊर्जा, एलपीजी, बैटरी, सेल, गैस, फास्फेट और पहाड़, ये इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ी बात यह हेडिंग है पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद के लैंगिक भेदभाव के बारे में जानना। तो रूढ़िबद्ध क्या होता है, ये अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। खासकर सीटेट और यूपी टेट, ऐसे टीचिंग एग्जाम में ऐसे वर्ड आते हैं। रूढ़िबद्ध क्या है, जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है जो वास्तविकता से परे हो, उन्हें रूढ़िबद्ध धारणाएं भी कहते हैं।
जैसे भारत में अधिकतर घरों में लड़कियां घरेलू कार्य करती हैं और इसी के आधार पर कोई व्यक्ति सभी लड़कियों से यही अपेक्षा करे कि लड़कियां केवल घर का कार्य करने के लिए ही बनी हैं, तो इस प्रकार की धारणा को रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। यदि कोई शिक्षक विद्यालय में आए अतिथि की खान पान संबंधी सेवा के लिए विद्यालय की लड़कियों का ही नियुक्त करना चाहता है, तो यह उस शिक्षक की रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? यदि कोई शिक्षक विद्यालय में आए और अतिथि की खान पान संबंधी सेवा के लिए विद्यालय की लड़कियों को ही नियुक्त किया जाए, लड़कों को नहीं, कि ये काम केवल लड़कियां ही कर सकती हैं, ऐसी लड़कियां ही कर सकती हैं, तो यह उस शिक्षक की रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से है। इसमें पूर्व के विचारों के आधार पर किसी के भेदभाव किया जाता है। मतलब इसमें पूर्व के विचारों के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाता है। सामान्यतः हमारे पूर्वजों में लैंगिक भेदभाव का कारण पूर्वाग्रह भी है। जैसे कि उदाहरण, लड़कियों से अधिक, जैसे बताया गया है उदाहरण में बताया गया था कि लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। जैसे कहा गया कि लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है। लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण समाज में ये मानता है कि लड़के ही वृद्धावस्था में माता पिता का सहारा होते हैं। मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह क्या बताता है कि समाज में ये मानता है कि लड़के ही वृद्धावस्था में माँ बाप का सहारा होते हैं। आगे पॉइंट है कि विद्यालय की गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों के लिए तैयार करते समय लड़कियों को वरीयता देना भी लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत आता है। धर्म एवं समाज एक दूसरे के पूरक हैं, न कि अलग अलग हैं। धर्म व्यक्ति के नैतिक मूल्यों एवं आचरण का नियंत्रित करता है। संसार का प्रत्येक धर्म सहिष्णुता, प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, मानवता का पाठ सिखाता है, लेकिन विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोगों में धार्मिक आधार पर व्यक्तित्व विभिन्नताएं उनके आचरण एवं व्यवहार में अलग अलग होती हैं। ये अलग अलग पॉइंट हैं, जैसे कि धर्म एवं समाज एक दूसरे के पूरक हैं, न कि अलग अलग हैं। धर्म व्यक्ति के नैतिक मूल्य एवं आचरण को नियंत्रित करता है। संसार का प्रत्येक धर्म सहिष्णुता, प्रेम, बंधुत्व, आचार, भाईचारा, मानवता का पाठ सिखाता है, लेकिन विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोगों में धार्मिक आधार पर व्यक्ति विभिन्नताएं उनके आचरण एवं व्यवहार में अलग अलग होते हैं। मूल्यांकन के प्रकार, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। बालकों के विकास की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन का क्या है? तो बालक के विकास की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन, मतलब उसकी लगातार फीडबैक लेने के लिए उसके निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक अध्ययन के दौरान ये जांच करते हैं कि बच्चों में आवृत्तियों, अभिभूतियों तथा ज्ञान को कितना प्राप्त किया है। यह मूल्यांकन अध्ययन के बीच में किया जाता है। मतलब कि निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन अध्ययन के बीच में भी किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन या संकल्पनात्मक मूल्यांकन क्या होते हैं? ये मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को किसे सीमा तक प्राप्त किया है। इसके अंतर्गत शिक्षक जांच करते हैं, इसे हम योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में किया जाता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, कब किया जाता है, तो ये सत्र के अंत में किया जाता है।
निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं उन विद्यार्थियों की असफलता के कारणों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। शैक्षिक मूल्यों में पाठ्यक्रम के क्षेत्र होते हैं, जबकि सह-शैक्षिक पहलुओं में जीवन कौशल, सह पाठचर्या, आवृत्तियों और मूल्य शामिल होते हैं। नैदानिक मूल्यांकन यूनिट परीक्षा के समाप्त होने पर किया जाता है। मतलब नैदानिक मूल्यांकन कब किया जाता है? याद है, यूनिट समाप्त होगा या परीक्षा समाप्त होगा, इसके अंत में ही हम निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं। का इंग्लिश होता है संकल्पना का, कॉन्सेप्ट होता है। तथ्य का मतलब फैक्ट्स, संकल्पना का इंग्लिश कॉन्सेप्ट, तथ्य का इंग्लिश फैक्ट होता है। शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन के प्राप्त प्रक्रिया के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया है। जैसे शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के प्राप्त कुछ प्रक्रिया, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? ये अकेले अंकों के आधार पर शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करता है। ये अकेले अंकों के आधार पर शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करता है। कोडिंग सिस्टम क्या है? तो यह कोड को एक संख्या सौंप कर शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करता है। अंकन प्रणाली क्या होता है या मार्किंग क्या है? अंकन प्रणाली या मार्किंग बोलते हैं। यह अलग अलग मद के लिए अंक आवंटित करके विद्यार्थी की उपलब्धि की जांच की जाती है। आयु वर्ग और विकास के जो चरण होते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक को हम शैशवावस्था कहते हैं, 2 से 6 साल को हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, 6 से 12 साल को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, और ये 7 से 12 भी होता है। 6 से 12 साल को उत्तर बाल्यावस्था और 12 से 18 को हम किशोरावस्था कहा जाता है। मतलब जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था, 2 से 6 प्रारंभिक बाल्यावस्था, 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था और 12 से 18 उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। CCE के तहत मूल्यांकन किए जाने वाले बच्चों के सामाजिक व्यक्तित्व गुणों में शामिल होता है। क्या शामिल होते हैं? इसके अंतर्गत सहानुभूति, अनुशासन, पहल करना, दूसरों के लिए चिंता करना, सहयोग करना और स्वच्छता इसके अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं ADHD क्या होता है। इसका फुल फॉर्म देखेंगे, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। यह एक प्रकार का विकासात्मक या व्यवहार संबंधी विकार होता है, जिसकी अनिवार्य विशेषता असावधानी और आवेग का एक निरंतर स्वरूप है, जो आमतौर पर विकास के तुलनीय स्तर पर व्यक्तियों में देखा जाता है। ADHD के साथ जुड़े विशिष्ट व्यवहार हैं। सभी स्थितियों में खराब ध्यान, कार्यों में तत्काल परिणाम न होने की दृष्टता। मतलब इससे क्या विशिष्ट व्यवहार होते हैं? अगर किसी व्यक्ति को ADHD नामक विकार है तो उस व्यक्तियों के अंदर कैसे व्यवहार देखे जा सकते हैं? तो नंबर 1 है कि सभी स्थितियों में खराब ध्यान होना, उसका अलग ध्यान होगा। कार्यों में तत्काल परिणाम न होने की दृढ़ता होना, अभी आवेगपूर्ण व्यवहार करना, आवेगपूर्ण, सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक सक्रिय या बेचैन होना, बच्चा बेचैनी रहेगा, नियमों और विनियमों का पालन करने में कठिनाई होगा। जीववाद क्या होता है? इस स्तर पर बच्चा कल्पना करता है कि खिलौने जीवित प्राणी हैं और वे चाहते हैं कि वे बात करें, चलने के लिए, बैठने और खड़े होने के लिए, और जैसा कि वो कहते हैं, इस प्रकार की सोच को जीववाद कहा जाता है। मतलब वो निर्जीव में जीव चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। इसी सोच को, ऐसी सोच की भावना रखने वाले बच्चों को जीववाद की संज्ञा दी जाती है। सोच या एनिमलिस्टिक थिंकिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए इस स्तर पर बच्चा किसी गुड़िया से बात करे, मतलब इस स्तर पर बच्चा किसी गुड़िया से बात कर रहा है या गुड़िया को खाना खिला रहा होता है, ऐसी उसकी कल्पनाएं होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे, इसकी अगली हेडिंग पढ़ा जाएगा। इसकी अगली हेडिंग ये है, आगे की हेडिंग थी सैफलो कैंडल सिद्धांत। आगे की हेडिंग ये थी सैफलो कैंडल सिद्धांत।
सैफलो कैंडल सिद्धांत ये दर्शाता है कि वृद्धि और विकास का एक स्वरूप का पालन करते हैं जो सिर से शुरू होता है फिर शरीर के बाकी हिस्सों तक बढ़ता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि सिर से पैर तक विकास होता है। समीपस्थ दूरस्थ दूराभिमुख का विकास का सिद्धांत। समीपस्थ दूराभिमुख का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत में विकास सिर के केंद्र में शुरू होता है और चरम सीमाओं की ओर केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता जाता है। इसे हम समीप दूराभिमुख का सिद्धांत कहते हैं। गत्यात्मक मूल्यांकन क्या होते हैं? गत्यात्मक मूल्यांकन यह एक शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की सीखने की दक्षता का मूल्यांकन करने और सहायता या मचान के साथ नए कौशल सीखने को उनकी क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। गत्यात्मक कौशल या गत्यात्मक मूल्यांकन यह एक शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करने और उसकी सहायता या मचान के साथ नए कौशल सीखने को की उनकी क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। सामाजिकरण का अर्थ क्या है? बच्चों को अपने समाज के नियमों को जानने में मदद करने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। अधिगम के लिए आकलन क्या होता है? इसका अर्थ है अधिगम के लिए आकलन है। इसका अर्थ है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान होने वाले या चल रहे आकलन से है। इसका अर्थ है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान होने वाले या चल रहे आकलन से होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य छात्रों के अधिगम की निगरानी करना है। इसका मुख्य उद्देश्य ही होता है जो शिक्षकों और छात्रों दोनों को अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए समायोजन करने में मदद करता है। ये छात्रों की प्रगति को समझने में मदद करता है और निर्देशात्मक प्रयासों को सूचित करता है। अधिगम में आकलन क्या है कि आमतौर पर उन आकलनों को संदर्भित करता है जो अधिगम प्रक्रिया के भीतर होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि इसे सुधारने के इरादे से हो। अधिगम का आकलन क्या है? ये योगात्मक आकलन है जो यह आकलन करता है कि छात्रों ने एक निर्देशात्मक अवधि के अंत में क्या सीखा है या जिसका उपयोग अक्सर ग्रेडिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। संश्लेषण विधि क्या है? संश्लेषण करने के लिए कुछ नया उत्पादन करने के लिए तत्वों को संयोजित करना होता है। यह विश्लेषण विधि का उल्टा है। इस पद्धति को हम ज्ञात से अज्ञात तक आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम कई तथ्यों को एक साथ जोड़ते हैं, कुछ गणितीय कार्य करते हैं और एक समाधान पर पहुंच जाते हैं। विश्लेषण विधि क्या होता है? इस विधि में हम अज्ञात समस्याओं को सरल भागों में तोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि इनका समाधान खोजने के लिए कैसे पुनर्संयोजन किया जा सकता है। इसीलिए हम उस चीज़ से शुरुआत करते हैं जिससे पता लगाना है और फिर आगे के चरणों में संभावनाओं के बारे में सोचें जो अज्ञात निर्मित ज्ञात को जोड़ सकती है और वांछित परिणामों का पता लगा सकती है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग ये बुक गैने की थी। ये बुक किसकी है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। पाठ योजना के मुख्य भाग क्या हो सकते हैं? तो तैयारी हो सकती है, प्रस्तुति, साहचर्य, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग है। स्कीमा क्या होता है? मस्तिष्क की अलग अलग मानसिक संरचनाएं होती हैं जिन्हें स्कीमा कहा जाता है। बच्चे अपने मस्तिष्क में मानसिक संरचनाओं का निर्माण करते हैं जिन्हें स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा जानकारी को व्यवस्थित करने और व्याख्या करने के तरीकों का मानसिक प्रतिनिधित्व है। स्कीमा सूचना के एक छोटे पैकेट को संदर्भित करता है जिसका उपयोग सूचना को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। समायोजन क्या होता है? इसको समझना है। यह नए अनुभव के अनुकूल उपस्थित स्कीमा का संशोधन है। यह अनुकूल उपस्थित स्कीमा का समायोजन क्या है? ये नए अनुभव के अनुकूल उपस्थित स्कीमा का संयोजन है।
आत्मसातीकरण क्या है? ये पहले से उपस्थित स्कीमा में एक नए अवधारणा या अनुभव को जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। संतुलन क्या होता है? ये मौजूदा स्कीमा और नई जानकारी के बीच संतुलन खोजने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। संतुलन क्या है? ये मौजूदा स्कीमा और नई जानकारी के बीच संतुलन खोजने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। FLN क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है। इसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो NAP 2020 के निपुण भारत विजन के तहत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक योजना होती है। यह एक नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एक नई योजना है। लक्ष्य है 2026-27 के अंत तक कक्षा 1 के सभी छात्रों के लिए 3 महीने अथवा 12 सप्ताह का खेल आधारित स्कूल है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखना, इसका मतलब क्या कि अचानक और प्रायः अप्रत्याशित समझ या समाधान को संदर्भित करता है। किसी समस्या का समाधान करते समय यदि वो विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है तो इस प्रकार के अधिगम को अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखना कहा जाएगा। अर्थात बच्चा समस्या को अचानक हल कर दे तो इसे ही हम अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखना कहते हैं। प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखना में बार बार प्रयास करके समस्याओं को हल करना, गलतियां मिलने तक योजनाओं को समायोजित करना शामिल होता है। अब्राहम मास्लो के आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत के 5 चरण थे और अब्राहम मास्लो USA के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के। इन्होंने 5 चरण दिए थे। नंबर 1 है आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। अब्राहम मास्लो के आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत 5 चरणों में विभाजित था। इन्होंने आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था जिन्हें 5 चरणों में विभाजित किया। तो नंबर 1 है शारीरिक आवश्यकता। ये आवश्यकताएं मानव जीवन के अस्तित्व और रखरखाव से संबंधित है। इसमें भोजन, वस्तु, आश्रय, वायु, जल, जीवन की अन्य मूल आवश्यकताएं शामिल होती हैं। सुरक्षा आवश्यकता दूसरा है। शारीरिक आवश्यकताएं पूरा होने के बाद लोग किसी दिए गए आर्थिक स्तर को बनाए रखने का आश्वासन चाहते हैं। इसमें नौकरी की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, आय की सुरक्षा, बुढ़ापे के लिए प्रावधान आदि शामिल होते हैं। प्रेम संबंधित आवश्यकताएं तीसरा है। हम बातचीत, सामाजिक संपर्क, भावनाओं के आदान प्रदान, साहचर्य, मान्यता, अपनेपन आदि में रुचि रखते हैं। आत्म सम्मान की आवश्यकताएं क्या हैं? लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होते हैं। वे चाहते हैं कि वे खुद और दोनों के सम्मान में आयोजित हो दूसरों के द्वारा। आत्मबोध का सिद्धांत क्या है? ये अंतिम चरण होता है। आत्मबोध का सिद्धांत ये वह बनने की इच्छा है जो किसी की क्षमता को अधिकतम करने और कुछ हासिल करने में सक्षम होते हैं या सक्षम होने के लिए है। पहचान, सुरक्षा, उपलब्धि द्वितीयक आवश्यकता है। बुद्धि के सामान्य और विशिष्ट कारक के बारे में स्पीयरमैन ने बताया। बुद्धि के सामान्य और विशिष्ट कारक के बारे में स्पीयरमैन ने बताया कि चार्ल्स स्पीयरमैन वर्ष 1923 में इस सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि के सामान्य और विशिष्ट कारक के बारे में स्पीयरमैन ने बताया। चार्ल्स स्पीयरमैन वर्ष 1923 में और इस सिद्धांत का प्रस्ताव भी रखा था। द्विकारक का सिद्धांत को हम G एंड S सामान्यकृत कारक के लिए है, S विशिष्ट कारक के लिए है और G कारक विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार है जो सभी लोगों के लिए सामान्य है, जबकि S कारक स्थानिक, यांत्रिक आदि जैसी क्षमताओं के लिए है।
जी जन्मजात क्षमता होती है और यश परिवर्तनशील होता है। कैटल, तरल और क्रिस्टलीय बुद्धि का सिद्धांत। अगर आएगा कि तरल और क्रिस्टलीय बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो कैटल ने दिया था। किसने दिया, तो वो कैटल ने दिया था। आरवी कैटल 1963 का मानता था। कैटल का मानना था कि बुद्धि मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषता होती है। आरवी कैटल का मानना था कि जो बुद्धि होता है वो विरासत में मिली एक ऐसी विशेषता है। जिन्होंने दो प्रस्ताव दिया कि सामान्य बुद्धि दो कारकों से बनी होती है। पहला है तरल बुद्धि, शिक्षा और अनुभव से स्वतंत्र ये सीखने और समस्या समाधान की मूल क्षमता होती है। शिक्षा और अनुभव के से स्वतंत्र ये सीखने और समस्या समाधान की मूल क्षमता होती है। क्रिस्टलीकृत बुद्धि, यह एक समस्या को हल करने के लिए पहले से अधिकृत अक्सर सांस्कृतिक रूप से परिभाषित समस्या समाधान है के तरीकों को लाने की क्षमता है। समाधान के तरीकों को लाने की क्षमता है। व्यक्ति मापन की CAT विधि क्या होती है? CAT का मतलब CAT का मतलब होता है चिल्ड्रेन एवरेप्शंस टेस्ट। मतलब कि बेलक तथा बेलाक ने 1948 के द्वारा विकसित किया था। किसने विकसित किया, तो बेलक तथा बेलाक नामक। कहीं ये 1948 भी देखने को मिलता है, लेकिन कहीं 1949 को भी विकसित किया गया था, ऐसी भी किताबों में देखा गया है। CAT का मुख्य जो उद्देश्य है बच्चों के व्यक्तिगत परिपक्वता के स्तर और अक्सर मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का आकलन करना होता है। टैट 1935 ईस्वी में मनोवैज्ञानिक हेनरी ए मरे द्वारा बनाया गया था। टैट मनोवैज्ञानिक हेनरी ए मरे के द्वारा बनाया गया था। पारस्परिक संबंधों की धारणा का आकलन करने के लिए 131 चित्रों कार्डों का प्रयोग किया गया था। टैट का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक हेनरी ए मरे के द्वारा विकसित किया गया था। मतलब टैट किसने व्यक्त किया, खोज किसने की थी, ये तो हेनरी ए मरे के द्वारा। और CAT किसने किया था, तो ये बेलक तथा बेलाक नामक वैज्ञानिक ने मिलकर बनाया था। टैट का फुल फॉर्म होता है थेमेटिक एप्रेसेप्शंस टेस्ट। टैट की अवधि लगभग 30 से 60 मिनट होती है, जबकि कैट की अवधि 15 से 30 मिनट तक ही होती है। टैट में व्यक्ति को कहानी बनानी होती है, जबकि कैट में व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना होता है। टैट में व्यक्ति की कल्पना शक्ति को अधिक मापा जाता है, जबकि कैट में व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अधिक मापा जाता है। टैट की अवधि कैट की तुलना से अधिक होती है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में जर्मनी के जिनपिंग विश्वविद्यालय में विलियम उंट के द्वारा किया गया था। विलियम उंट ने किया था। विलियम उंट एक जर्मन मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक थे, जिन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत, इन्होंने व्यक्तित्व विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, जिसे अचेतन हेडिंग है इसकी, कि फ्रायड ने प्रस्तावित किया कि हमारे विचारों और भावनाओं का अधिकांश विकास अचेतन में होता है, जो हमारे जागरूक मन से परे होता है। व्यक्तित्व की संरचना इदम, ईगो और सुपर ईगो से होती है। व्यक्तित्व की संरचना, फ्रायड ने व्यक्ति को 3 भागों में विभाजित किया, इदम, ईगो और सुपर ईगो। इदम का मतलब है आवेग, वास्तविकता की समझ, और सुपर ईगो नैतिकता और आदर्शवाद में। ओडिपस की स्थिति, ओडिपस क्या होता है? फ्रायड ने बताया कि बच्चे
फ्रायड ने बताया कि बच्चे अपने माता पिता के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध बनाते हैं जो उनके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्षा तंत्र क्या है? फ्रायड ने बताया कि लोग अपने अचेतन मन में दबी हुई भावनाओं और विचारों से निपटने के लिए रक्षा तंत्रों का उपयोग करते हैं। अगला है कि व्यवहारवादी सिद्धांत क्या होता है? जेबी वाटसन ने बताया था। जेबी वाटसन व्यवहारवादी सिद्धांत किसने दिया? तो ये जेबी वाटसन ने दिया था। इससे याद रखेंगे कि व्यवहारवादी सिद्धांत किसने दिया? तो जेबी वाटसन ने दिया था। इन्होंने बताया कि पर्यावरण एक व्यक्ति के व्यवहार को आकार देने में प्रमुख कारक होता है। यस आर थ्योरी या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत स्किनर ने दिया था और प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत, पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत ये यूरी ब्रॉफेनब्रेनर ने 1979 में दिया था। इन्होंने 5 संरचनाएं बताया था। सूक्ष्म तंत्र जिसे माइक्रो सिस्टम कहते हैं, मध्य तंत्र मेसो सिस्टम, बाह्य तंत्र को एक्सो सिस्टम, स्थूल तंत्र को माइक्रो सिस्टम और क्रोनो तंत्र को क्रोनो सिस्टम कहा जाता है। इस तंत्र के बारे में एक एक करके जानेंगे। माइक्रो सिस्टम बच्चे के निकटतम पर्यावरण जैसे कि परिवार, स्कूल और समुदाय माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। मेसो सिस्टम के अंतर्गत माइक्रो सिस्टम के संबंध जैसे परिवार और स्कूल के बीच का संबंध बताता है। एक्सो सिस्टम बच्चे के पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन जहां राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। और एक्सो सिस्टम क्या बताता है? एक्सो सिस्टम ये बताता है कि बच्चे के पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन जैसे राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आता है। अगला है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम समाज के व्यापक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इसके अंतर्गत आता है। माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत समाज के जो व्यापक हैं ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक। फिर क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत समय के साथ होने वाले परिवर्तन और उनका बच्चों के विकास पर प्रभाव क्या पड़ता है ये आता है। फिर बुद्धिलब्धि की परिभाषा, मतलब बुद्धिलब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविकता या वास्तविक आयु गुणे 100। यहाँ पे 100 है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। 30 से अधिक बुद्धिलब्धि वाला बच्चा अत्यंत उच्चतर बुद्धि वाला होता है। इसे हम मेधावी बालक भी बोल सकते हैं। 120 से 129 तक बुद्धिलब्धि वाला बच्चा उच्च बुद्धि वाला होता है। 110 से 119 औसत से उच्च बुद्धि, 90 से 109 औसत बुद्धि वाला बच्चा और 80 से 89 सामान्य से कम बुद्धि वाला बच्चा होता है। 71 से 79 तक बुद्धिलब्धि वाला सीमा पर बुद्धि होता है, अर्थात 25 देखा जाएगा। 25 है तो कम अत्यंत गंभीर बौद्धिक वाला बालक होगा। जैव आवर्धन क्या होते हैं? यह एक जैविक क्रिया है जिसमें जीवों में रसायनों का प्रदूषण की एकाग्रता बढ़ जाती है। जैव आवर्धन यह एक ऐसी क्रिया है, जैविक क्रिया होती है जिसमें जीवों में रसायन या प्रदूषणों की एकाग्रता बढ़ जाती है जिससे उनके शरीर में उनका प्रभाव बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया जीवों के शरीर में रसायनों के संचयन और एकाग्रता को बढ़ावा देती है जिससे उनके स्वास्थ्य और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। पीपीएम क्या होते हैं? पार्ट्स पर मिलियन
क्या इसका उपयोग होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इसका उपयोग ये होता है कि जल शुद्धि, वायु प्रदूषण, खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक ppm के अन्य इकाई, मतलब ppm का प्रयोग ये होता है, इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, वायु प्रदूषण को शुद्ध करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण और औद्योगिक में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके कुछ इकाई दिए हुए हैं, इसको जानेंगे। इकाई इसका है कि ppm के अन्य इकाइयों के में परिवर्तन क्या होता है। 1 ppm बराबर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। 1 ppm बराबर 1 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम होता है। 1 ppm की वैल्यू होती है 0.001%। परिभाषा इसकी देखेंगे कि एक माप इकाई है, मतलब 1 ppm क्या है? 1 ppm एक माप इकाई है जो किसी पदार्थ को एकाग्रता को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती है। यह इकाई किसी पदार्थ के मात्रा का मिलियन भागों में विभाजित करके व्यक्त किया जाता है। 1 ppm बराबर होता है 1 मिलियन भागों में 1 भाग। 1 ppm बराबर होता है 1 मिलियन भागों में 1 भाग। जैसे यदि किसी जल में 10 ppm है तो इसका अर्थ है कि जल में 10 मिलियन भागों में 1 भाग क्लोराइड है। सामान्य वर्षा का pH मान कितना होता है? सामान्य वर्षा का pH मान 6.7 होता है। अम्लीय वर्षा का pH 6.7। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो 4.7 से 4.44 होता है। 4.4। वायुमंडल के बाहरी सीमा पर प्राप्त सौर विकिरण प्रति इकाई क्षेत्र को सौर स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्राप्त सौर विकिरण प्रति इकाई क्षेत्र को सौर स्थिरांक के रूप में जानते हैं। अगला है सौर स्थिरांक क्या है? सूर्य के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति इकाई समय में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा कहलाती है। सूर्य के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति इकाई समय पर उत्सर्जित ऊर्जा को कहते हैं। यह मात्रा लगभग 1366.6 वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। 1366.6 वाट प्रति वर्ग मीटर होता है, जो सूर्य की ऊर्जा की तुलना का लगभग 1/24वां भाग होता या हिस्सा है। 1/24वां हिस्सा होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही? अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।